हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चे, आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है और हम लोग कर रहे हैं यूनिट 1 नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट। और आपको पता है, आज वही दिन है जिस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज के दिन ये यूनिट खत्म होने वाली है। जी हाँ, आज हमारी इस यूनिट की लास्ट क्लास है। हमने सब कुछ पढ़ लिया है इस यूनिट के अंदर, बस कुछ आखिरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। बट हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्लास आप इसे कहेंगे, क्योंकि ये क्लास आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देने वाली है जिससे मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। भाई, हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के कौन कौन से मेथड। हमने 3 मेथड पढ़ लिए, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। बट नेशनल इनकम को वहां पर हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, करंट प्राइस पे या कांस्टेंट प्राइस पे? तो ये तो अब तक हमने सीखा ही नहीं है। तो आप अपने नेशनल इनकम को 2 तरीके से मेजर कर सकते हो, चाहे उसको करंट प्राइस पे करो या कांस्टेंट प्राइस पे करो। तो चलो पहले समझ लेते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, फिर देखेंगे कि बेटर कौन सा है। ठीक है। सो बच्चे, सबसे पहले हम इसके मीनिंग की तरफ चलते हैं। सो व्हाट इज द नेशनल इनकम एट करंट प्राइस? इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। शायद अब मेरे बच्चों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर हमने फाइनल गुड क्यों लिखा है। मेरे सारे बच्चे अब ये जानते हैं कि मैम, नेशनल इनकम में फाइनल गुड की ही वैल्यू को ऐड किया जाता है। ठीक है बच्चे। सो इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय normal resident of a country in a year measured at current year। क्या मतलब हुआ मैम इसका? बच्चे, इसका मतलब है कि जब आप अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पर आप अपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को करंट प्राइस पे ले रहे हैं। करंट प्राइस का मतलब है कि जो भी प्राइस उस साल हमारी मार्केट में चल रही होगी, द प्रिवेलिंग प्राइस इन द मार्केट, जो भी प्राइस उस टाइम पे मार्केट में चल रही होगी उसको हम कहेंगे करंट प्राइस। ठीक है। तो मैडम, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? देखो बच्चे, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। बिल्कुल सेम डेफिनेशन। कहाँ है डिफरेंस? यहाँ है, मेजर्ड एट द प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर। अब मैडम, ये बेस ईयर कौन सी नई चीज आ गई? बच्चे, आप लोगों ने क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक चैप्टर किया था, इंडेक्स नंबर। आपको याद है, वहां पर जब आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते थे तो वहां पर आप बेस ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस, बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी लेते थे ना? वही चीज है यहाँ पर भी। सो बेस ईयर प्राइस का मतलब होता है कि हम किसी भी प्रीवियस ईयर की प्राइस को यहाँ पर बेस मान रहे हैं। सपोज करो 2022 के अंदर प्राइस थी किसी एक कमोडिटी की 10 रुपी। ठीक है। तो मैंने उस 10 रुपए को ही ना बेस माना, और इस साल भी जो मैंने अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करी वो उसी प्राइस के बेसिस पे करी। यानी कि मैं हर साल अपनी प्राइस को बदलती नहीं हूं, मैं यहाँ पर अपनी प्राइस को कांस्टेंट रखती हूँ, फिर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती हूँ। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे करंट ईयर प्राइस है या कांस्टेंट ईयर प्राइस है? यहाँ पे बेस ईयर प्राइस है, यानी कि यहाँ प्राइस चेंज होती है हर साल, यहाँ हर साल प्राइस चेंज नहीं होती। सो अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडेक्स को कैलकुलेट करना है तो दोनों में से कौन सा बेटर है? भाई, हम कहेंगे कि जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है वो एक गुड टूल नहीं माना जाता इकोनॉमिक ग्रोथ का। इसके रीजंस मैं भी आपको बताऊंगी। बट यहाँ पर नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस बेटर टूल माना जाता है। ठीक है। अभी मैं आपके साथ ये पूरा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, तो हम उसको वहीं पर समझेंगे। ठीक है। फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं कि करंट प्राइस को बेटर टूल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं माना जाता है। ठीक है। कॉज ऑफ चेंज, ये कब चेंज होगी ये नेशनल इनकम? भाई, आप यहाँ पर करंट प्राइस के बेसिस पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो, तो कैसे कैलकुलेट करते हो? पहले कैलकुलेशन ही देख लेते हैं। P1 इंटू Q1। P1 है हमारा करंट प्राइस और Q1 है हमारी करंट क्वांटिटी। यानी कि करंट ईयर प्राइस को करंट ईयर क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नेशनल इनकम एट
करंट प्राइस मिलता है। यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी के चेंज होने की वजह से भी नेशनल इनकम चेंज होती होगी और प्राइस की वजह से भी। देखो जरा क्या बात है ये। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस के लिए। मैंने कहा मेरी प्राइस 10 है, मैंने क्वांटिटी 1000 प्रोड्यूस करी, तो नेशनल इनकम क्या आएगी हमारी 10,000। मैंने कहा जी मेरी प्राइस अब 11 रुपए है लेकिन क्वांटिटी अभी भी 1000 है, तो कितनी आई नेशनल इनकम निकल के 11,000। यहां मैं देख रही हूं कि नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है। भाई आप जो डेटा शो करोगे आप ये वाला शो करोगे, आप ये दिखाओगे कि नेशनल इनकम 10,000 से 11,000 हो गई, तो हम तो ये कहेंगे कि नेशनल इनकम बढ़ गई, विच इज वेरी गुड। बट उसके बढ़ने का कारण क्या है? उसके बढ़ने का कारण है यहाँ पर उसकी प्राइस, और प्राइस बढ़ना इज इन्फ्लेशन। और क्या इन्फ्लेशन हमारे लिए एक अच्छी सिचुएशन है? आप खुद बताइए। नहीं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर प्राइस है 10, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है 1000, तो नेशनल इनकम आई 10,000। प्राइस है 11, यहां मैंने क्वांटिटी कर दी है 900, और अब मेरी नेशनल इनकम आई 9900। अब बताइए, क्वांटिटी कम हो गई, प्राइस बढ़ गई और नेशनल इनकम डिक्रीज हो गई। नेशनल इनकम हो गई मेरी 9900 की। आप कहेंगे नेशनल इनकम फॉल हो गई है। मैंने कहा अच्छा कारण बताओ कि नेशनल इनकम फॉल होने का कारण क्या है। बिना इसे देखे कारण बताओ कि कारण क्या है, क्यों आपकी नेशनल इनकम फॉल हुई है। क्या प्राइस बढ़ने की वजह से नेशनल इनकम फॉल हुई है या क्वांटिटी घटने की वजह से नेशनल इनकम फॉल हुई है? कारण तो कुछ भी हो सकता है ना, कारण तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ आप देख रहे हो कि आपकी नेशनल इनकम को अफेक्ट करने के जो फैक्टर्स हैं वो बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी है। यहाँ आपकी नेशनल इनकम प्राइस और क्वांटिटी दोनों की वजह से चेंज हो रही है, और यहाँ अगर नेशनल इनकम बढ़ती है तो जरूरी नहीं है कि आपकी क्वांटिटी की वजह से आपकी नेशनल इनकम बढ़ी हो। क्वांटिटी की वजह से नेशनल इनकम का बढ़ना इज अ गुड इंडिकेटर, ये एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है, लेकिन प्राइस की वजह से नेशनल इनकम का बढ़ना इज नॉट अ गुड इंडिकेटर। तो यही रीजन है कि आप नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को एक गुड टूल मानते भी नहीं हो इकोनॉमिक ग्रोथ का। क्यों? क्योंकि देखने में तो नेशनल इनकम बढ़ रही है, बट वो क्यों बढ़ रही है? प्राइस के बढ़ने की वजह से बढ़ रही है। ठीक है, यही बात अगर मैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस के लिए देखूं, हमने यहाँ पर बेस ईयर प्राइस लेना होता है, यानी कि हम प्राइस को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्राइस को 10 रखा, वही सेम एग्जाम्पल 1000 क्वांटिटी, नेशनल इनकम आई मेरी 10,000 की। मैंने यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट ही रखी 10 की, और मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है 1100 पे, तो अब जो मेरी नेशनल इनकम निकल कर आई वो आई 11,000। अब कोई मुझसे कहेगा ना जी बताओ नेशनल इनकम क्यों इंक्रीज हुई, मैं तुरंत बताऊंगी ड्यू टू इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कंट्री। क्योंकि मुझे पता है ना यहाँ पे दोनों में से एक फैक्टर तो कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब किसकी वजह से नेशनल इनकम बढ़ी होगी? फिजिकल आउटपुट की वजह से, एंड विच इज अ गुड इंडिकेशन फॉर अ कंट्री। अगर आपकी कंट्री का फिजिकल आउटपुट बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है ना। तो इसीलिए यही रीजन है कि यहाँ पर आप नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को बेटर टूल मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसको अफेक्ट करने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता ही दिया, क्या है P0 इंटू Q1, जहां पे P0 इज योर बेस ईयर प्राइस एंड Q1 इज योर करंट क्वांटिटी। नेक्स्ट कंपैरिजन। अब आप मुझे खुद बताओ कंपैरिजन के लिए कौन सा बेटर टूल माना जाएगा? क्या नेशनल इनकम एट करंट प्राइस बेटर टूल है? नहीं ना, दिस इज नॉट अ सुटेबल टूल, बट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज जनरली सुटेबल बिकॉज यहां पर एक फैक्टर फिक्स्ड है, जो दूसरा फैक्टर है वही इंटायरली आपकी नेशनल इनकम को चेंज कर रहा है। ठीक है, अब इनके दूसरे नाम, ये तो हमने भारी भरकम नाम है, ये स्कूल के नाम है जो हम लोग बहुत ही ज्यादा सोच समझ के रखते हैं ना, बढ़िया बढ़िया वाले। पर एक वो घर वाले नाम होता है ना हमारे प्यारे प्यारे, जो हम बहुत आसानी से पहचान लेते हैं, चिंटू मिंटू गोलू शोलू। तो ऐसे हमारे इनके भी नाम है। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिवली नॉमिनल नेशनल इनकम। वहीं पर नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को हम जनरली बोलते हैं रियल नेशनल इनकम। अब यहाँ पर नॉमिनल जो है वो प्राइस चेंज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये जो नॉमिनल वर्ड है ये शो करता है कि यहाँ आप प्राइस चेंज के इफेक्ट को रिकॉर्ड करते हो। बट जो यहाँ पर रियल नेशनल इनकम है, जो रियल वर्ड है, ये रिप्रेजेंट करता है फिजिकल आउटपुट को। ठीक है, तो इनके नाम जो दूसरे ऑल्टरनेटिव भी नेम रखे गए हैं कुछ सोच समझ के ही रखे गए हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है नॉमिनल नेशनल इनकम, क्योंकि यहाँ पे प्राइस चेंज का इफेक्ट हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ हम प्राइस चेंज के इफेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी को ही रिकॉर्ड करते हैं, तो इसलिए इसका नाम है रियल नेशनल इनकम। ठीक है,
अब इसी से जुड़ा हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, अब चलते हैं उसकी तरफ। सो बच्चे अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, उसी तरीके से हम नेशनल इनकम के साथ साथ अपनी कंट्री की जीडीपी को भी करंट और कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा उसी से जुड़ा है, नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। और ये इस तरीके से भी आप इसे कह सकते हो विच इज बेटर, मीन्स हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि रियल जीडीपी बेटर है या नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं पहले, फिर जानते हैं कि दोनों में से कौन सा बेटर है। So nominal GDP is when GDP of a given year is estimated on the basis of the price of the same, which means current year, is called nominal GDP। वही बात कि जब आप अपनी कंट्री की जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइस, यानी कि जिस ईयर की आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं आप उसी ईयर की प्राइस को भी ले रहे हैं, सेम ईयर की प्राइस को आप लेकर चल रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे कौन सी वाली जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। बट रियल जीडीपी इज द जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर, बट रियल जीडीपी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, व्हेन द जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ द बेस ईयर। मतलब दोनों में डिफरेंस वही है कि यहाँ पर आप करंट ईयर प्राइस लेते हो अपनी, और यहाँ पर आप बेस ईयर की प्राइस, यानी कि कोई भी प्रीवियस ईयर के प्राइस को आप यहाँ पर बेस मान लेते हैं। इट इज अफेक्टेड बाय बोथ द प्राइस एंड क्वांटिटी, यहाँ पर प्राइस चेंज होने की वजह से भी जीडीपी चेंज होती है और क्वांटिटी चेंज होने की वजह से भी, या एक साथ अगर दोनों चेंज हो जाए तो भी आपकी जीडीपी चेंज हो जाती है। बट रियल जीडीपी सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में चेंज होने की वजह से ही बदलती है। सो इट इज नॉट अ बेटर टूल फॉर कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें बदल रही हैं। मैं रियल इम्पैक्ट नहीं देख पा रही हूँ चेंज का, कि प्राइस चेंज की वजह से जीडीपी बढ़ या घट रही है या क्वांटिटी की वजह से। तो यहाँ पर हम नहीं आंसर दे सकते करेक्ट कि जीडीपी के बदलने का कारण क्या है, तो इसलिए बेटर टूल नहीं माना जाता। बट अगर हमें कभी भी कंपैरिजन करना है तो रियल जीडीपी इज गुड। नॉट सुटेबल, देखो सिंपल सी बात है, अब आप सभी को पता है कि क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, वहां पे सब बच्चे अपनी परसेंटेज निकाल रहे हैं। कंपैरिजन वही होता है जहां पर दो चीज सेम हो, ठीक है, सिमिलर चीजों में। अब कोई बच्चा अपनी परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहा है अपॉन में 500 रख के, कोई कैलकुलेट कर रहा है अपॉन में 400 रख के, कोई कैलकुलेट कर रहा है अपॉन में 600 रख के। तो ये कंपैरिजन कैसे हुआ, सबने चेंज कर दिया बेस, लेकिन वहीं पे अगर सब 500 को बेस मानते हुए अपनी परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं ना कि 5 सब्जेक्ट के बेसिस पर आप अपनी परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हो और हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, सो कंपैरिजन के लिए आपको कुछ चीजों को फिक्स करना पड़ता है। ठीक, नॉट सुटेबल फॉर द इंटरनेशनल कंपैरिजन, जब ये कंपैरिजन का बेटर टूल ही नहीं है तो इंटरनेशनल कंपैरिजन आप यहां पर वैसे भी नहीं करोगे इससे। बट रियल जीडीपी फैसिलिटेट्स द इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, क्योंकि यहां पर हमें पता है कि अगर हमारी जीडीपी चेंज हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है, तो उसका इफेक्ट तो क्यों बढ़कर घट रही है, क्वांटिटी की वजह से। तो क्वांटिटी का बढ़ना इज गुड, बट क्वांटिटी घट गई, रियल जीडीपी घट गई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंट्री में कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक है, सो अब आता है कि विच इज द बेटर टूल। आपको याद है अभी पीछे मैंने कहा था कि मैं आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताऊंगी। सो बच्चे सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन क्या होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन होती है द सस्टेन्ड इंक्रीज इन द रियल जीडीपी ऑफ अ कंट्री। अब आपको पता चल गया रियल जीडीपी क्या होता है, तो अब मैं आपको मेरी डेफिनेशन भी समझ आएगी। द सस्टेन्ड इंक्रीज इन द रियल जीडीपी ऑफ अ कंट्री, यानी कि जब हमारी कंट्री की जो रियल जीडीपी है अगर वो लगातार बढ़ रही है तो उसे मैं अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कहूंगी। यानी कि रियल जीडीपी के बढ़ने को हम ग्रोथ का इंडिकेशन मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को बेटर टूल माना गया इकोनॉमिक ग्रोथ का। और यहां पर भी जब उन्होंने हमसे पूछा दैट विच इज बेटर, नॉमिनल और जीडीपी, तो हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, तो हमारा आंसर रहेगा दैट द रियल जीडीपी इज बेटर देन द नॉमिनल जीडीपी एज इट ट्रूली रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, क्योंकि यही हमें बताएगा कि हमारी कंट्री की ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, यहां तक आपको टॉपिक समझ आ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं और अपने लास्ट के जो छोटे छोटे इसके टॉपिक बचे हैं, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, ये है डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अब देखो
हम यहाँ पर जीडीपी को दो तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, करंट प्राइस के बेसिस पे भी और कांस्टेंट प्राइस के बेसिस पे भी। बट अगर हमें एक जीडीपी को दूसरी जीडीपी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? पहले आप मुझे बताओ दोनों के बीच का एक कॉमन पार्ट क्या है? देखो, दोनों जीडीपीज को एक दूसरे से अलग क्या कर रहा है? भाई मैंने दोनों के फॉर्मूले देखे, एक का फॉर्मूला है P1 इंटू Q1 और दूसरे का है P0 इंटू Q1। Q1 तो दोनों में ही सेम है ना, क्वांटिटी तो दोनों में ही सेम ईयर की ली जा रही है, बस प्राइस ही तो अलग है। एक में आप करंट ईयर प्राइस ले रहे हो तो एक में आप बेस ईयर प्राइस ले रहे हो। तो अगर दोनों के बीच के प्राइस इफेक्ट को खत्म कर दिया जाए तो दोनों ही जीडीपी सेम ही तो हैं। दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? प्राइसेस का अलग होना ना। तो अगर मैं उस प्राइस इफेक्ट को ही हटा दूं तो यहाँ पर दोनों जीडीपीज एक ही मानी जाएंगी। तो अगर कभी आपको रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करनी है, नॉमिनल से रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स इनटू 100। क्योंकि आपको पता है ना कि प्राइस इंडेक्स क्या करता है? प्राइस चेंज के इफेक्ट को रिकॉर्ड करता है, प्राइस चेंज के इफेक्ट को एलिमिनेट करता है। तो फॉर्मूला आया हमारा रियल जीडीपी कैलकुलेट करने का नॉमिनल से, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स इनटू 100। और अगर कभी नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करनी है रियल जीडीपी से तो रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100। अब मैडम कभी ये प्राइस इंडेक्स से कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो, और ये प्राइस इंडेक्स क्या होता है थोड़ा और डिटेल में बताइए। सो बच्चे इस चैप्टर के अंदर आप इसी प्राइस इंडेक्स को बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। क्या बोलते हैं इसको? जीडीपी डिफ्लेटर। सो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? इट मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस। ये क्या मेजर करता है कि आपके जितने भी गुड्स और सर्विसेज से आप अपने जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हो उनके एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस को मेजर करता है। क्यों करता है? टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस, ताकि ये जो रियल और नॉमिनल के बीच में जो प्राइस चेंजेस का इफेक्ट, रियल और नॉमिनल के बीच में जो प्राइस चेंजेस का इफेक्ट है इसे एलिमिनेट किया जाए, और टू डिटरमाइन द रियल चेंज इन द फिजिकल आउटपुट, और ये जाना जाए कि एक्चुअल में फिजिकल आउटपुट के अंदर कितना चेंज आया। क्योंकि बच्चे रियल जीडीपी में तो हमें पता है कि फिजिकल आउटपुट ये बताता है कि कितना चेंज आया है, लेकिन नॉमिनल में ये कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर ये आपके उसी प्राइस चेंज के इफेक्ट को रिकॉर्ड करेगा, एलिमिनेट करेगा, और उसके बाद आपको ये बताएगा कि फिजिकल आउटपुट में कितना चेंज आया। ठीक है, सो इस जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। आप ये सारे फॉर्मूलेस प्लीज नोट कर लीजिएगा। इफ द नॉमिनल जीडीपी इज ₹25,000 करोड़, रियल जीडीपी इज 20,000 करोड़, देन जीडीपी डिफ्लेटर इज, तो बच्चे जीडीपी डिफ्लेटर हमारा क्या आया? नॉमिनल अपॉन रियल, यानी कि 25,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, जो कि हुआ हमारा, जो आया 125। तो ये बता रहा है कि आपका जो प्राइस का जो चेंज है, वो प्राइस लेवल चेंज कितना है? वो 125 रुपीज का, जिसकी वजह से चीजें जो है आपकी वो क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। तो यही जीडीपी डिफ्लेटर है जो यहाँ पर आप एज अ प्राइस इंडेक्स इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो चलो ये तो बात आपको समझ में आ गई है। अब अगर कभी बोल दें वो कि जीएनपी डिफ्लेटर बताओ, जीएनपी यानी कि ये तो जीडीपी डिफ्लेटर है, अगर जीएनपी डिफ्लेटर बोलेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर बस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? नॉमिनल जीएनपी और रियल जीएनपी बस। और आपको पता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको उसके अंदर क्या प्लस करना होता है? एनएफआईए। ठीक है बच्चे, तो यहां तक का हमारा कॉन्सेप्ट हुआ कंप्लीट। अब जो अगला टॉपिक है वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आखिरी टॉपिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से। तो बहुत ध्यान से हम उस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इज जीडीपी एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। और ये कई बार क्वेश्चन लिमिटेशन ऑफ जीडीपी के नाम से भी आता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि इसका जो एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से उठ के आ जाता है। ठीक है, तो समझते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कि आखिर ये क्या कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार 3 नंबर में
इसी वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी किसी भी एक इंडिविजुअल पॉइंट से। मींस वो खुद आपको एक पॉइंट देंगे और आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। दैट मीन्स कि हम किसी भी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आखिरकार ये टॉपिक है क्या। हमारा टॉपिक का नाम है इज जीडीपी एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, या कई बार इसे लिमिटेशन ऑफ जीडीपी के नाम से भी बोला जाता है। तो आखिरकार ये टॉपिक क्या कहता है? ये टॉपिक कहता है कि क्या जीडीपी, आपने रियल जीडीपी पढ़ा, आपने नॉमिनल जीडीपी पढ़ा, तो क्या ये जो आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो, क्या ये हमारे वेलफेयर का इंडेक्स हो सकता है? अब वेलफेयर का इंडेक्स मतलब, वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों की वेलबींग, यानी कि आपकी कंट्री के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उनकी पर कैपिटा इनकम कैसी है, उनके पास कितने तरीके के, कितने मीन्स उनके पास अवेलेबल है। ये सारी चीजें किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों के बारे में दर्शाती है। तो अगर हमें किसी भी कंट्री के लोगों का वेलबींग चेक करना है, वेलफेयर चेक करना है, तो क्या हम उस कंट्री की जीडीपी को देख ले, क्या उससे हमें पता चल जाएगा? ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर मुझे ये जानना है कि किसी कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों का वेलबींग कैसा है, वेलफेयर कैसा है, तो क्या मैं उस कंट्री की अगर जीडीपी देख लूं कि मुझे लग रहा है कि जीडीपी बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे रहने वाले लोगों की जो वेलबींग होगी वो भी अच्छी होगी, तो क्या ये उस बात का इंडिकेशन है? तो इसका आंसर है नो, कि सिर्फ जीडीपी को देख लेने से ही आप किसी कंट्री में रहने वाले लोगों के वेलफेयर को नहीं बता सकते। अब उन्होंने कहा ऐसा आप कैसे कह सकते हो? तो उसके लिए हम कुछ रीजंस दे रहे हैं, और वही रीजंस लिमिटेशन ऑफ जीडीपी है, ठीक है। तो क्या कहते हैं लिमिटेशन ऑफ जीडीपी का पहला पॉइंट? पहला पॉइंट है हमारे पास इसका, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब भाई देखो, ऐसा है कि जीडीपी क्या है? जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। किसी भी कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले फाइनल गुड्स की मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं, ठीक है। अब अगर कभी ऐसा होता है कि भैया जीडीपी बढ़ रही है, भाई जीडीपी बढ़ने का मतलब समटाइम्स इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम का बढ़ना भी है। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है वैसे वैसे उस कंट्री में रहने वाले लोगों के बीच में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बीच में इनइक्वालिटी आती है। मतलब कि रिच और पुअर के बीच में भी यहाँ पे जो गैप है वो आपने जीडीपी कैलकुलेट की, लेकिन अगर उस जीडीपी के अंदर ज्यादा से ज्यादा रिच क्लासेस ऑफ पॉपुलेशन की इनकम को आपने प्लस किया होगा तो आपकी जीडीपी हाई शो कर रही होगी। आपने यहाँ पर सपोज करो कि मैं सिर्फ 5 लोगों का एग्जाम्पल लेती हूँ। आपने 5 लोग हैं हमारे पास, एक की इनकम है 1 लाख, एक की इनकम है 20,000, एक की इनकम है 30,000, किसी एक की इनकम है 5,000, और किसी एक की इनकम है सपोज करो, और एक की इनकम है 40,000, ठीक है। मैंने सिर्फ ये 5 लोगों की इनकम ली। अब मैं इस इनकम को अगर टोटल अप करूं तो 1,95,000 है, और पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो ये आएगा आपका, आ रही है 39,000। अब आप मुझे बताओ कि आप कह रहे हो कि ऑन एन एवरेज एक बंदा 39,000 की इनकम अर्न करता है, आपने एवरेज निकाल लिया इनकम का। आप मुझे बताओ क्या ये बात सच है? आप इसके लिए कह रहे हो ये 39,000 रिसीव करता है, आप इसके लिए कह रहे हो 39,000, आप इसके लिए कह रहे हो 39,000, चलो ठीक है, ये दोनों तो ठीक है, पर बाकी तीनों के लिए क्या हुआ? तो इसे बोलते हैं कि यहां पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यार जीडीपी हाई तो आ रही है, बट उसके अंदर जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है इनकम का, वो डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वालिटीज को अराइज करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर कहा गया कि सिर्फ जीडीपी को देख लेना ही वेलफेयर नहीं बताता है, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन प्राइस। अगर देखो हमने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों पढ़ा, तो हमने नॉमिनल जीडीपी के अंदर ये पढ़ा है ना कि आपकी जीडीपी बढ़ तो रही है, पर उस बढ़ने का कारण फिजिकल आउटपुट नहीं है, उस जीडीपी के बढ़ने का कारण प्राइस भी हो सकता है। तो अगर आपकी जीडीपी प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़ रही है तो क्या वो एक सही सोर्स है उस इंडेक्स को देखने का? आपकी जीडीपी हाई दिख रही है, बट वो हाई क्यों हुई? क्योंकि आपके यहाँ पे प्राइस बढ़ गई, और प्राइस का बढ़ना तो इन्फ्लेशन है, लोगों के लिए बेकार चीज है, ये महंगाई आ रही है, तो महंगाई कहां से लोगों के लिए फायदेमंद है? तो इसका मतलब ये भी एक आप कारण सही कह रहे हो आप, किसी प्राइस के बढ़ने से जीडीपी बढ़ती है तो वो वेलफेयर को कहां शो कर रही है। तीसरा पॉइंट, कुछ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस भी करते हैं हम लोग अपनी कंट्री के अंदर, बट उनकी कहीं वैल्यूएशन ही नहीं होती, क्योंकि हम जीडीपी को कहते हैं इट इज द मनी वैल्यू, हम डेफिनेशन में भी पढ़ते हैं ना, इट इज द मनी वैल्यू। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम करते तो हैं बट उसकी कहीं काउंटिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि उन ट्रांजेक्शन को हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें उसे मार्केट में बेचना है,
हम खुद के लिए कर रहे हैं हम। जैसे कि सर्विस ऑफ द हाउसवाइफ, घर में रहने वाली एक महिला जब अपने पूरे परिवार के लिए काम करती है दिन रात, उसके काम की कीमत कहीं नहीं लिखी जा रही। हम लोग अपने यहाँ पर किचन गार्डनिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग कहाँ ऐड हो रहा है? हम लेजर टाइम एक्टिविटीज करते हैं, अपने सुकून के लिए, अपने कंफर्ट्स के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। किसी को शौक के तौर पर पेंटिंग बनाने का शौक होता है, तो ये सब चीजें कहाँ काउंट हो रही है? कहीं पे भी काउंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में बेची नहीं जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का कंट्री की जीडीपी पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। अगर किसी कंट्री का रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ उसके यहाँ पर जीडीपी के ग्रोथ के रेट से ज्यादा है, तो वो उस कंट्री के पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज को डिक्रीज कर देगा। भाई जनता तुम्हारे पास बढ़ती जा रही है, उस जनता को संभालने के लिए तुम्हारे पास जीडीपी है नहीं, तो भाई पर यूनिट जो गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है वो कम होगी ना। आपके पास सामान 5 से खाने वाले 10 है, तो किसी ना किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पर यूनिट डिक्रीज होगी। तो अगर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हाई है आपके रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी से, तो उस ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है, उस बढ़ती हुई जीडीपी का कोई फायदा नहीं है अगर आप अपने यहाँ पे रहने वाले लोगों को खाना नहीं खिला पा रहे हो। तो आपके यहाँ पे जितने भी रहने वाले लोग हैं उनको सबको खाना मिल ही नहीं रहा है, मिल भी रहा है तो आधा पेट भर रहा है उनका, तो ऐसे ग्रोथ का क्या फायदा फिर? तो यानी कि ये 4 पॉइंट तो यही बताते हैं कि जी नहीं, अगर जीडीपी बढ़ भी रही है तो कहीं ना कहीं वो वेलफेयर के लिए, तो वो वेलफेयर को तो इंडिकेट नहीं कर रही, क्योंकि ये कारण उस बात को पूरी तरीके से जस्टिफाई करते हैं। अभी कहानी यही खत्म नहीं हुई है, अभी कुछ और पॉइंट्स भी हमारे पास जो इस बात को जस्टिफाई करेंगे। सो एक्सटर्नलिटीज क्या है? ये बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, ये कुछ हार्म भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि कौन सी एक्टिविटी से रिलेट करता है। ठीक है, सो एक्सटर्नलिटीज आर द बेनिफिट्स और द हार्म ऑफ एन एक्टिविटी caused by a firm or an individual for which they are not paid or penalized। यानी कि ये वो बेनिफिट्स या वो हार्म हो सकते हैं जो किसी एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, जिसको कर कौन रहा है? या तो कोई फर्म कर रही है या कोई एक इंडिविजुअल कर रहा है, जिसके लिए वो कोई भी पैसा पे नहीं कर रहे। भाई अगर वो बेनिफिट है तो उस बेनिफिट के लिए आप कुछ पे नहीं कर रहे हो, अगर वो एक हार्म है तो उसके लिए आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई पेनल्टी नहीं लग रही है। ठीक है, तो एक्सटर्नलिटीज को इसी वजह से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी भी हो सकती है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कैसे? जैसे कि पब्लिक पार्क बनाए जाते हैं, अब इन पब्लिक पार्क्स का इस्तेमाल पूरी पब्लिक करती है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ की कंडीशन अच्छी होती है, हेल्दी होता है। अगर हम पब्लिक पार्क में सुबह के टाइम घूम कर आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ अच्छी होती है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। बट इस चीज के लिए पब्लिक से किसी भी तरीके का पैसा चार्ज नहीं किया जाता, तो यहां पर आप कह सकते हो कि ये हमारी लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है ये, बट इस बेनिफिट के लिए किसी भी तरीके का कोई पैसा पे नहीं किया जा रहा। लाइकवाइज एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। भाई नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कैसे? कि इंडस्ट्री से पॉल्यूशन निकलता है, जिससे कि वो हमारे लैंड को पॉल्यूट कर रहा है, वाटर को पॉल्यूट कर रहा है, एयर को पॉल्यूट कर रहा है, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, हमारी हेल्थ के लिए खराब है। बट इंडस्ट्रीज तो सेटअप होंगी कहीं ना कहीं। हाँ, आजकल इको फ्रेंडली मेथड इस्तेमाल होने लग गए हैं, इन वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करना है, तो वेस्ट मैनेजमेंट भी स्टार्ट हो गया है। बट स्टिल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फैला रही है, बट उसके लिए कहीं पे भी जीडीपी में जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, यहाँ पे से कह सकते हो कि मार्केट की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं है ये, तो जीडीपी इन सभी चीजों को इंक्लूड नहीं करता। अभी यहाँ हमारे लिए वेलफेयर हो रहा है, बट ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाना ना। ठीक है, तो कहाँ ये दोनों में से कोई भी ट्रांजैक्शन इंक्लूड हो रही है? कहीं नहीं इंक्लूड हो रही है। उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि भाई जब आपने जीडीपी को कैलकुलेट किया तो उसमें आपने किन किन आइटम्स की वैल्यू को इंक्लूड किया है। ठीक है, तो अगर आपकी जीडीपी का टोटल अब बहुत हाई आया, बट वो क्यों आया हाई? क्योंकि आपने उसमें ज्यादा से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स, वॉर इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल आउटपुट की वैल्यू को डाल रखा है। तो क्या वॉर इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल आउटपुट क्या कंज्यूमर्स के लिए वेलफेयर को शो करेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है। इस चीज को सोचो कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि क्या जीडीपी हमारे यहाँ पर रहने वाले लोगों के वेल बीइंग को डिफाइन करता है क्या? बिल्कुल सही है कि नेशनल सिक्योरिटीज के लिए ये सब चीजें हमारे लिए जरूरी हैं,
बट बहुत ज्यादा जीडीपी के अंदर इनकी वैल्यूज को इंक्लूड होना कंज्यूमर्स के वेलबींग को नहीं डिफाइन करता। तो भाई डिफेंस इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा अगर है और उनकी वजह से जीडीपी बढ़ रही है तो वो वेलबींग का इंडिकेटर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये 6 रीजंस थे जो ये बताते हैं कि आप जीडीपी कैलकुलेट करो, ये कहीं ना कहीं ग्रोथ को शो करता है। बट आप कहो कि हाँ सिर्फ इसी को देख लेने से आप ग्रोथ का इंडिकेशन ले सकते हो, सो दिस इज रॉन्ग। और क्यों रॉन्ग है? वी हैव जस्टिफाइड इट बाय गिविंग 6 पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने इस बात को जस्टिफाई कर दिया अपने 6 पॉइंट्स के थ्रू। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और प्लानर्स ने इसके लिए एक ग्रीन जीएनपी का कंसेप्ट राइज किया। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसकी डेफिनेशन समझनी है कि क्या है ग्रीन जीएनपी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हमारी हेल्थ और इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा था। तो ग्रीन जीएनपी क्या कहता है? दैट इट मेजर्स द नेशनल इनकम और आउटपुट एडजस्टेड फॉर द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। यानी कि यहाँ पर जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज के होने वाले डिप्लीशन और एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन को भी कंसिडरेशन में लेंगे। यानी कि किसी भी तरीके से हमारे एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन ना हो, हमारे नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट ना हो, उस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, कैलकुलेट की जाएगी, वो इन सभी चीजों को एडजस्ट करने के बाद कैलकुलेट की जाएगी ताकि एक रियल पिक्चर सामने आ सके। सो दैट्स ऑल। इसी के साथ मुबारक हो, आज हमारी यूनिट 1 खत्म होती है एंड आई होप कि आप सभी बच्चों को ये यूनिट 1 बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ चुकी होगी। इतना बड़ा इतनी बड़ी यूनिट थी हमारी नेशनल इनकम। इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 2 ही सबसे बड़े चैप्टर है, एक नेशनल इनकम और अभी एक और आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हमने सक्सेसफुली एक यूनिट कंप्लीट कर ली है एंड थैंक यू सो मच बच्चों मेरे साथ बने रहने के लिए, इस पूरी यूनिट में पेशेंटली सब कुछ सुनने के लिए। एंड इसकी मैं बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं होने दूंगी। आपके 80 आउट ऑफ 80 जरूर आएंगे और रिमेनिंग 20 के लिए भी मैं आपके साथ हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सभी चीजों के लिए भी मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करती रहूंगी। आपको बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चे, सो आज आराम करिए, अपना आराम से यहाँ तक की प्रिपरेशन करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।